All right, hi everyone. Good evening. Can you guys hear me and see the screen? All right, great. ठीक है, कितने पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं अभी? अराउंड 55। ठीक है, काफी कम पार्टिसिपेंट्स हैं एज कम्पेयर टू व्हाट दे आर इन जनरल। सबको ग्रुप पर मैसेज आ गया था ना दैट द क्लास हैज बीन प्रीपोन्ड बाय एन आवर। ठीक है, ऑल राइट। सो नाउ लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था, बेस्ड ऑन दैट, any doubts that you guys have, any questions? हाँ बोलो आशुतोष। Sir, in that formula of angular momentum, does that 2 pi mean 360 degree? Well, not exactly. 2 into just simply 3.14. Okay, sir. All right. So एक बार क्विक रिकैप मैं देख लेता हूँ आप लोगों के साथ में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वालिटेटिव एनालिसिस करा था एंड उस पर बेस्ड मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में कराए थे। एंड ये एक चैलेंजिंग क्वेश्चन था जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करा था। राइट, वर यू गाइस एबल टू डू दिस क्वेश्चन? Was anyone able to get the answer to this one? किसी का भी नहीं आया? ठीक है, एक दो लोगों का तो आया है। बाकी लोगों का किसी ने ट्राई नहीं करा होगा। रात गई बात गई, अभी तो रिलैक्स मोड में चल रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं तो लेट्स एंजॉय दैट टाइम। क्यों भाई, और किसी ने ट्राई नहीं करा क्या? नहीं, उदय, विघ्नेश, इसका करेक्ट आंसर है एक्चुअली ऑप्शन ए। दैट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या इसका एक्सप्लेनेशन है, क्या इसके पीछे की थ्योरी है? चलो ऐसा करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। लेट मी पोस्ट दैट ऑन द ग्रुप। ठीक है, इसका जो सोल्यूशन है, ठीक है, मैंने ग्रुप पे डाला है। आप लोग एक बार अब ग्रुप पे चेकआउट करना, उसको बाद में, अभी मत चेकआउट करना, बाद में देखना ऑफ हाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने बोर्स मॉडल स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, वी हैड स्पोकन अबाउट हाउ बोर्स मॉडल is formed based on Rutherford's model, based on the results from quantum theory of light and the postulates which Niels Bohr had presented. And all of these then get validated by the experiment called as atomic spectrum. वो हम बोर्स मॉडल पढ़ने के बाद देखेंगे। राइट, देन postulates, मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट postulates लास्ट क्लास में कराए थे। राइट, आई होप ये दोनों postulates आपको समझ में आए होंगे। Now based on these postulates, let's begin today's discussion with the mathematical results of Bohr's model of atom. Now, for the single electron system around the nucleus, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है, किस स्पीड से मूव कर रहा है, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी, all these calculations are presented by Bohr in his model.
नाउ नोटिस करना, सबसे पहले मैं आपको रिजल्ट्स बता देता हूँ, उसके बाद में आई विल स्पेंड सम टाइम इन द डेरिवेशन एज वेल. हाउएवर दैट डेरिवेशन इज समथिंग जो कि आपको थोड़ा सा लीप ऑफ फेथ लेकर चलना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट आपने ना तो सर्कुलर मोशन पढ़ा है, ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का डिस्क्रिप्शन पढ़ा है. ठीक है, इसलिए मैं पहले आपको रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ. रिजल्ट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड टू बी अप्लाइड इन क्वेश्चन. वंस यू गेट कंफर्टेबल विद दैट, तो डेरिवेशन भी आप लोग बाद में तो बहुत ही आसान हो जाएगा. ठीक है, मतलब आज से लेट्स से सम मंथ्स लेटर जब आप फिजिक्स में सर्कुलर मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर पढ़ लोगे, तो उसके बाद में इट विल बिकम रियली 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 इजी. लाइक कपल ऑफ मिनट्स का भी खेल नहीं बचेगा. सो पहले रिजल्ट्स देख लेते हैं. Now the first result in front of you is the radius of orbit. So as we had discussed that in Bohr's model there are only some particular orbits in which electron can be present, right? So what is the distance of those orbits from the nucleus is given by this formula. R is equal to 0.529 into n square upon z, where n represents the orbit number and z represents the atomic number of the single electron species. अगर हाइड्रोजन है तो उसका z का वैल्यू 1 रहेगा, हीलियम प्लस है तो उसके लिए z का वैल्यू 2 रहेगा, and so on so forth. So if I ask you the simple, very simple direct formula based question that what will be the radius of the second orbit of helium plus, ठीक है, अब उसमें इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है वो फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है, बट दैट इज अ ऑर्बिट इन विच द इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट. ठीक है, जैसे आप बोलोगे कि सर हाइड्रोजन में तो एक ही ऑर्बिट होना चाहिए ना, ये बाकी के ऑर्बिट क्यों आप बात कर रहे हो. एज आई सेड प्रीवियसली ऑल्सो दैट अराउंड द न्यूक्लियस these orbits or energy levels are in which electron can be present. ठीक है, naturally speaking the electron will be in the first orbit only, but if given energy it can excite to these higher energy levels or even come out of the atom. ठीक है, पहला रिजल्ट समझ में आया रेडियस का. ग्रेट. अच्छा, अब let's move on to the next result. This is v, or the tangential speed of electron in the nth orbit. So Niels Bohr was able to do this calculations and also come up with the answer to how fast is the electron revolving around the nucleus, right? And he came up with this answer that the tangential speed of the electron is equal to 2.16 into 10 raised to the power of 6 z upon n meter per second. Z stands for the atomic number and n stands for the orbit number, right? So if I ask you a direct simple substitution based question, तो उसमें आप बस z और n का वैल्यू डाल दो and you should be able to get the answer to the speed. ठीक है, then एक third result और रहेगा which will be energy of electron in the nth orbit. ठीक है, this will be the total energy. It will be the sum of kinetic as well as potential energy, दोनों का मिला के what will be the energy associated with that electron in the given orbit, वो हम लोग निकाल पाएंगे using this formula minus 13.6 into z square by n square. Now इन रिजल्ट्स का, ठीक है, अब मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ. ठीक है, बट मैं अगेन डिस्क्लेमर दे रहा हूँ दैट प्रूफ जो है वो आपको पार्शियली ही समझ में आएगा. यू माइट नॉट बी एबल टू कंप्लीटली गेट द प्रूफ एज वेल. ठीक है, ध्यान से देखना. सो इट स्टार्ट्स विद अ सिंपल
मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन है, ये किसी nth ऑर्बिट से आएंगे। अच्छा, दर्शन का एक क्वेश्चन है, डिड ही नॉट गेट दीज रिजल्ट्स फ्रॉम एटॉमिक स्पेक्ट्रम? ठीक है, दर्शन ये रिजल्ट्स बोर ने ऑन पेपर, based on his thinking, based on his mathematical aptitude, on paper सोच के निकाले, and then they got validated by the atomic spectrum। मतलब इनसे जो रिजल्ट्स नील्स बोर ने प्रेजेंट करे वो रिजल्ट एक्सपेरिमेंटली वैलिडेट हो गए। दैट इज हाउ द प्रोसेस वेंट। सो अब नोटिस करना the mathematical proof which Niels Bohr had presented. So you have an electron, okay, it is present at a distance r from the nucleus, right? It is going at a speed of v, tangential speed of v, okay? Mass of the electron is m, charge is say minus e, and the charge of the nucleus is how much? What will be the charge of the nucleus? Z times e, Z into Z will be the number of protons and E will be the charge of each proton। ठीक है, अब यहाँ पर नोटिस करना, one of the first equations that Niels Bohr had presented was his postulate of quantization of angular momentum. That angular momentum mvr is equal to n times h upon 2 pi। ठीक है, say the electron is present in the nth orbit, right? So उसमें उसका angular momentum will be n times h upon 2 pi। ठीक है, अगेन इसके पीछे का मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है which Niels Bohr had presented, but हमारे लिए उस डेरिवेशन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। We use this as a direct result of quantization of angular momentum। Then एक और important result notice करना on this system, that will be force balancing। ठीक है, oops, so यहाँ पर अब force balancing on this electron notice करना। So this electron is presenting is experiencing two forces which is keeping it in circular motion। One is a electrostatic attraction force, okay, which is between the positively charged nucleus and the negatively charged electron, and the other is a pseudo force, centrifugal force, which is acting in a radially outward direction। Okay, now centrifugal force is something which you might not be familiar with that concept right away because आपने circular motion नहीं पढ़ा है, right? But आप सबको, I am assuming that आप लोग बचपन में थोड़े से एक्टिव रहे हो, तो थोड़ा आपने खेला कूदा है, तो if you would have been present on a झूला और से मैरी गो राउंड जो ऐसे वो पार्क में लगा रहता है और वो जोर जोर से आप घूमोगे, तो if you are on that and it is rotating at a fast speed, then you experience an outward force, like अगर आप पकड़ के नहीं रखोगे उसमें कुछ हैंडल को, तो you might get thrown radially outward, right? So that is a pseudo force called as a centrifugal force। Now अब ये जो फोर्स है, ठीक है, इनको लिखा कैसे जाता है? That is what I was talking about, that you will learn in class 11th के थोड़ा सा एंड में और क्लास 12th में। ठीक है, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है, राइट, इट इज रिटन एज k टाइम्स q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, सिमिलर टू जैसे ग्रेविटेशन फोर्स रहता है ना,
g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वैसे ही ये है कैपिटल K q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, दिस कैपिटल K इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, Q1 which is the charge of the nucleus in this case वो Ze है, and charge of the electron is minus e, and distance between those charges is r। ठीक है, so electrostatic force इस तरीके से लिखा जाता है। एंड रहा सवाल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, so this is something which again you would not know because आपने circular motion पढ़ा नहीं है, but mv square by r is the expression of circular or sorry centrifugal force। ठीक है, हाँ करेक्ट हर्ष, h stands for Planck's constant। ठीक है, बाकी टर्म्स का ये मीनिंग आप लोगों के सामने है। ठीक है, हाँ यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, नहीं वो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड उनके बीच का अंतर ये सब आप लोग सर्कुलर मोशन में पढ़ोगे। ठीक है, अभी के लिए जस्ट कंसिडर दिस टू बी सिंपली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बिकॉज आई वांटेड टू शो इट इन एन आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, which is balanced by an inward force which is this electrostatic force। ठीक है, हाँ ये epsilon naught, this is a constant only, this is called as absolute permeativity। ठीक है, absolute permeativity of vacuum। ठीक है, या फिर डाइलेक्ट्रिक, क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वैक्यूम बोल सकते हैं, बट ठीक है। नाउ अब आप नोटिस करना इन दो इक्वेशंस में, ठीक है, इन दो फॉर्मूलाज में हमें क्या क्या नोन है और क्या क्या अननोन है। एक बार जरा फिगर आउट करते हैं। डू वी नो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज समथिंग ऑफ अ नोन वैल्यू। डू वी नो द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेल नो, दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग टू आंसर। ठीक है, what do we know about the r radius of the orbit, well वो भी हमें निकालना ही है। ठीक है, किसी nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसमें उसका स्पीड और उसका रेडियस हम लोग निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो बाद में हम लोग n की वैल्यूज डालेंगे तो हमें उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितना स्पीड है कितना रेडियस है वो पता पड़ता जाएगा। ठीक है, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी हमें पता है। 2 एंड पाई ये भी कांस्टेंट्स है, ये भी हमें पता है। ठीक है, इस इक्वेशन में आप देखो, इस इक्वेशन में राइट k ये हमें कांस्टेंट है पता है। ठीक है, कैपिटल K। z दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये हमें क्वेश्चन में पता होगा कि हमें किसके बारे में कैलकुलेशन करनी है। अगर हाइड्रोजन के बारे में करनी है तो z का वैल्यू 1 है, हीलियम प्लस के बारे में करनी है तो z का वैल्यू 2 है। राइट, इस तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे। देन E का वैल्यू हमें पता है, E इज 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम। राइट, मास के बारे में तो खैर पता ही है, मैंने पहले बता दिया। सो इन दो इक्वेशंस में द टू अननोन्स आर V and R, those are the two unknowns, radius and velocity। तो अब इन दो इक्वेशन, दो अननोन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार ट्राई करो।
ठीक है, पेन पेपर चलाओ, थोड़ा सा लिखो and try and solve these equations and get me the expression of r and the expression of v. चलो थोड़ी मेहनत करो. हाँ भाई, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? कुछ कहना चाह रहे हो हर्ष? तुम्हारा हाथ उठा हुआ है. सर मुझे डाउट है हाँ बोलो. सर, इधर के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर को के जेड ई इंटू माइनस ई बाय आर स्क्वायर कैसे लिखा? हाँ सर. के तो के. अब q1 क्या है यहाँ पर? जो न्यूक्लियस का चार्ज है, विच इज z टाइम्स e. यस सर. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज ऑफ ईच प्रोटॉन. q2 क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का यस चार्ज सर. कितना है? माइनस ई. यस. ठीक है. यस. वो जो थैंक यू. माइनस साइन रहता है ना, वो एक्चुअली वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है. इट विल बी एन अट्रैक्टिव फोर्स. तो मैं तो यहाँ पे जस्ट मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहा हूँ. ओके, थैंक यू. ठीक है, इन दोनों इक्वेशन से बताओ भाई, आर और वी का एक्सप्रेशन कौन बताएगा? हर्षित खंडेलवाल 2130. कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिप्लाई नहीं कर रहा है तो ऐसे कहाँ भाग जाओगे भाई तुम? वैसे तो और इतना दूर हो ऑलरेडी, अब अनम्यूट होकर भी तुम आंसर नहीं करोगे, कैसे काम चलेगा? साइश, अच्छा नाम है यार. क्या साइश, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन दो इक्वेशन को यूज करके आर और वी तो सॉल्व कर ही सकते हो. ऐसा लगता है मुझे तुम लोग बहुत
शांत शांत से बैठे रहते हो तुम लोग? मैथ्स फिजिक्स में भी इतने शांत रहते हो या फिर लाइक केमिस्ट्री में ही ऐसा है कि शांति है इतनी? तो माइक्रोफोन ही नहीं है तुम्हारे पास में, पीसी पे हो? अच्छा, नहीं बट इन जनरल मुझे थोड़ा तो एक फीडबैक दो। तुम में से एक आध तो होगा ना जो कि थोड़ा प्रोएक्टिव होगा। जैसे मुझे लगता है कि 4-5 स्टूडेंट्स हैं, आशुतोष, पूर्वजा, आदित्य, ये विघ्नेश, दर्शन, हर्ष, ये 4-5 लोग तो फिर भी पूछते रहते हैं, बात करते रहते हैं, चैट पर भी बोलते रहते हैं। बाकी फिर कम लोगों का रिस्पॉन्स आता है। गार्गी भी कभी कभी बता देती है कुछ कुछ। बाकी लोगों का क्या हालचाल है? खुशी रघुवंशी, तुम्हारे सरनेम में तो बहुत दम है, ऐसा लगता है तुम किसी रॉयल ब्लड को बिलोंग करती हो। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में खुशी? आ रहा है सर। आ रहा है ना पक्का? यस सर। ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब लाइक तुम लोग डरते हो टीचर्स से कि हम लोग कुछ बोलेंगे तो सर हमें डांट देंगे या कुछ कह देंगे? नो सर। क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है अभी शक्ल तक नहीं दिख रही है, तो मुझे समझ में कम आ रहा है। थोड़ा सा प्रोएक्टिवनेस चाहिए आप लोगों की तरफ से, एनर्जी आनी चाहिए क्लास में। यस सर। ऑलराइट, चलो क्या निकाला इसका का एक्सप्रेशन? कुछ कुछ लोगों ने निकालना शुरू कर दिया है सब्स्टिट्यूट करके, राइट? अब आप लोगों को अपने अपने हिसाब से सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है? कैसे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, देखो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप किसी एक तरीके से सब्स्टिट्यूट करो, बट जब आप कर लोगे, ठीक है? मैंने यहाँ पर सारे स्टेप्स नहीं दिखाए हैं बिकॉज मुझे लगता है कि आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन तो करना आता ही है, इतना बेसिक आप लोग कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूट करने पर इस तरीके का एक्सप्रेशन आपके सामने आता है, ठीक है? अपॉन सॉल्विंग 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, ठीक है? तो इसमें z और n को अलग कर लेते हैं, ठीक है? और बाकी जो ये 2 है, पाई है, k है, e है, h है, इन सब की वैल्यू हमें आती है, ठीक है? इन सब की वैल्यूज को जब पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो मेरा v का आंसर बन जाता है 2.16 इंटू 10 की पावर 6 इंटू जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब वो स्टेप्स मैंने सारे करे नहीं है सिंप्लीफिकेशन के आप लोगों के सामने, ठीक है? आपको चाहिए तो आप करके वैलिडेट कर सकते हो एंड आंसर खुद से भी डिराइव कर सकते हो, ठीक है? सिमिलरली आप ये जो v का एक्सप्रेशन आया, अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपको r का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, और ये r का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से रहेगा, एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, ठीक है? तो अपने आप में इतना लंबा एक्सप्रेशन याद नहीं रहेगा, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये एन स्क्वायर बाय जेड को अलग कर लेते हैं, ठीक है? जिस भी ऑर्बिट, जिस भी एटम के लिए कैलकुलेट करनी होगी उसके लिए हम एन और जेड का वैल्यू डाल देंगे, और बाकी जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको सिंप्लीफाई करके हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, तो हमारा ये रेडियस का आंसर आता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। ये दोनों रिजल्ट समझ में आया अभी आप लोगों को कैसे आए हैं? यस सर। तो अब इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चंस करते हैं जिसमें मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन तो सिंपल एकदम फॉर्मूला में डेटा डालने वाली बात है, आंसर बताओ क्या रहेगा?
ठीक है, बहुत सिंपल है, जस्ट n का वैल्यू और z का वैल्यू करेक्ट तरीके से डालना है एंड द आंसर इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, ऑलराइट, चलो इस वाले क्वेश्चन का ट्राई करो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन एबल टू गेट द करेक्ट आंसर। ठीक है, दूसरे वाले नेक्स्ट वाले का ट्राई करो। इफ द रेडियस ऑफ द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज x, then what would be the radius of the second orbit of hydrogen? ऑलराइट, कुछ आंसर दिए हैं लोगों ने। Radius of second orbit of helium plus is x. The second orbit of hydrogen would be ठीक है, मोस्ट ऑफ यू हैव बीन एबल टू गिव द करेक्ट आंसर, बट कुछ लोगों ने गलत गलत भी दिया है। क्योंकि जिनके गलत आए वो आप नोटिस करना कहाँ कैसे केयरलेस मिस्टेक करिए। ठीक है, हवा में करने की कोशिश मत करो। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट मंत्र है, उसको ध्यान में रखो। वो इम्पोर्टेंट मंत्र है पेन चलाओ, जितना हो सकता है पेन चलाओ। जितना हवा में चीजें करने की कोशिश करोगे, ठीक है, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेंगे, उल्टा नेगेटिव मार्क्स होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मेरा आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगा, जितना हो सकता है पेन चलाओ। डोंट बी ऑफ दिस ओपिनियन कि यू नो जस्ट देख लेंगे, कर लेंगे। हवा में नहीं, जितना हो सकता है पेन चलाओ। तो यहाँ पे कैसा रहेगा ये, R is proportional to n square by z। ठीक है, R is proportional to n square by z and as a consequence अगर मैं दोनों केस का ये रेशियो ले लूं, ठीक है, केस 1 में n का वैल्यू 2 है, सेकेंड ऑर्बिट के लिए बात कर रहे हैं, और z का वैल्यू भी 2 है क्योंकि हम लोग हीलियम प्लस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड केस 2 में भी मैं n का वैल्यू रखूंगा 2 और z का वैल्यू रखूंगा 1। ठीक है, बाकी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब मैं इनका रेशियो लूंगा तो, राइट। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 2x। समझ में आया जिसका आंसर नहीं आ रहा था या जिसका आंसर गलत आया, वेयर इज इट दैट दे मेड द मिस्टेक? जितना हो सकता है प्लीज पेन चलाओ। ऑलराइट, चलो एक और चांस है, एक और कोशिश करो, ट्राई एंड गेट द आंसर टू दिस क्वेश्चन।
ऑलराइट, सो काफी सारे आंसर्स आ गए हैं आप लोगों की तरफ से, ठीक है। अब करेक्ट आंसर क्या रहेगा आप लोग देखो एंड आइडेंटिफाई करना कि कहाँ पर केयरलेस मिस्टेक हुई है, ठीक है, बिकॉज most of the students have given the correct answer but still I have received some wrong answers as well, ठीक है। जिन लोगों का r/18 आ रहा है तो उन्होंने केयरलेस मिस्टेक ये करी है कि भाई डायमीटर पूछा है, ठीक है, डायमीटर विल बी ट्वाइस ऑफ द रेडियस, ठीक है। बाकी जिन लोगों के r/18 और r/9 के अलावा आंसर आ रहे हैं तो उन लोगों ने शायद कोई और स्पेशल मिस्टेक करी है जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, बट क्योंकि वो नोबेल प्राइज मैं दे नहीं सकता आगे पर्सनली, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद की पीठ थपथपाइए फॉर द मैथमेटिकल वंडर दैट यू हैव प्रोड्यूस्ड। थपथपाया कि नहीं थपथपाया? हर्ष, आशुतोष, बताओ भाई, कैसे लेके आए तुम इतने यूनिक आंसर्स? गलती समझ में आई ना कहाँ पे करी है, कैसे करी है? चलो ठीक है, एक और मौका देते हैं, ट्राई करो, बट थोड़ा सा अब डिफिकल्टी लेवल और बढ़ा देता हूँ मैं, बट उसके पहले चलो मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, फिर ये वाले क्वेश्चन पे ट्राई करेंगे, ठीक है। सो लेट मी पुट वन मोर क्वेश्चन इन बिटवीन एंड इसको मैं किस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं, सो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी ब्रिंग अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, ये वाला आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। इफ the kinetic energy of the electron moving in the fourth orbit of hydrogen is this symbol euro का, then the kinetic energy ही मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, just give me one moment, ठीक है, then kinetic energy of the electron in the first orbit of Li2 plus कितना रहेगा, ठीक है, टोटल एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी ही, चलो, इन टर्म्स ऑफ दिस सिंबल, दिस यूरो का सिंबल क्या रहेगा बताओ जरा।
राइट, अगेन मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं, काफी अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, हर्ष मेहता तो गूगल से कॉपी पेस्ट करने वाला आदमी है। क्वेश्चन लिया, गूगल पे टाइप करा और उसका आंसर रिपोर्ट कर रहा है। नालायक हर्ष मेहता। तुम मतलब क्लास के एग्जाम्पल में भी कॉपिंग कर रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है? सो काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको कैसा नॉलेज है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv square. So you can say that kinetic energy is proportional to v square, right? And you know that v is proportional to z by n, है कि नहीं? बोर्ड्स मॉडल से रिजल्ट निकाला हुआ है आपने. So this implies kinetic energy is proportional to z square by n square, right? So kinetic energy of case A upon kinetic energy of case B, this ratio will be z square by n square of case A upon z square by n square of case B, right? So case A क्या है आपका? फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का z हो गया 1 और n हो गया 4. ठीक है, एंड केस 2 क्या है? फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ लिथियम, राइट? तो लिथियम का z हो गया कितना? लिथियम का z हो गया 3 और फर्स्ट ऑर्बिट पूछा है, राइट? एंड दिस इज इक्वल टू, ये कितना बोला जा रहा है? ये ऊपर वाला एप्सिलॉन है और नीचे वाला क्वेश्चन मार्क है. तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन मार्क कितना आ जाएगा? 16 into 9, that is 144 times epsilon. आया कि नहीं आया? सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर दिया है. सर हम्म, ये हम आपने वो जो थर्ड इक्वेशन दिया था उससे भी कर सकते हैं. बट मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया ना, मैंने टोटल एनर्जी नहीं पूछा ना, मैंने काइनेटिक एनर्जी पूछा है. तो टोटल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम करना पड़ता है. वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे करते हैं, क्या करते हैं. यस सर. ठीक है, ऑलराइट. चलो अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं. ये थोड़ा और ट्रिकी है, ठीक है? लेवल ऑफ डिफिकल्टी धीरे धीरे बढ़ाता जा रहा हूँ मैं. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू गेट दिस आंसर. ट्राई करो.
ऑलराइट, कुछ कुछ आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं, चलो आप लोगों को। टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। टाइम टेकन इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन द स्पीड, एंड यहाँ पे टाइम टेकन फॉर रिवोल्यूशन बोला है, तो डिस्टेंस हो जाएगा 2πr, दैट इज द सर्कमफरेंस, राइट, एंड speed will be v. ठीक है, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे दैट r is proportional to n square by z and v is proportional to z by n, इनको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी proportional to the relationship n cube upon z square. हाँ करेक्ट सुशांत। तो अब आप दोनों केस का डेटा पुट कर सकते हो और आपका करेक्ट आंसर आएगा t/9। ठीक है, वापस से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलत आंसर दिया है, सिर्फ कुछ ही सिलेक्ट स्टूडेंट्स आंसर सही से दे पाए हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस घर पे आफ्टर द क्लास दोबारा करने होते हैं। ठीक है, यही डिफरेंस रहेगा आप में और स्टूडेंट्स में जो कि इम्प्रूवमेंट दिखाएंगे। ठीक है, जो बच्चे इम्प्रूवमेंट दिखाते हैं उनमें एक ये इम्पोर्टेंट खास बात रहती है कि उनको अगर क्लास में नहीं भी समझ में आया या उनसे नहीं भी करेक्ट आंसर हुआ तो वो लोग क्या करते हैं, जब क्लास के बाद में रिवीजन कर रहे होते हैं तो वो बैठ के रट्टा नहीं लगाते हैं, दे विल रीसॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट वाज गिवन इन द क्लास and get the answers by themselves. Until and unless they don't get those answers by themselves, they will not give up on those questions. ठीक है, फिगर आउट करेंगे, सोल्यूशन देख लेंगे, बट दोबारा कोशिश करेंगे अगले दिन फिर से कि खुद से आया है कि नहीं आया है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस रहेगा which will be a change in the attitude that is going to help you improve, because JEE एडवांस में ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, आपको समझ में आया, ये क्लासिक एग्जांपल हो गया JEE एडवांस के क्वेश्चंस का कि अरे सर आपने तो क्लास में पढ़ाया ही नहीं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है। अरे तो मैंने क्या हुआ, क्लास में नहीं पढ़ाया, तो आपको इतना तो नॉलेज है ही सही ना, दैट टाइम इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन स्पीड, राइट, एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2πr अपॉन द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज v, और r और v के बारे में तो मैंने आपको पढ़ाया ही है। ठीक है, तो उनको आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है दैट r is proportional to n square by z and v is proportional to z by n। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो टाइम पीरियड proportional to n cube upon z square आ गया। ठीक है, अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि इसको नया फॉर्मूला बना के रट्टा मारना शुरू कर देंगे, लेकिन उनकी इतनी आदत बिगड़ी हुई है कि उनको रट्टा मारने के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है। वो ये नहीं सोचेंगे कि कैसे कॉन्सेप्चुअली अराइव करा, दे लाइक अच्छा चलो येलो में हाईलाइट कर दिया है, नया फॉर्मूला नया रट्टा, शुरू हो जाओ। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया छक्का, एकदम क्लासिक रट्टे वाला एटीट्यूड है। ठीक है, आपको ये एटीट्यूड में एक चेंज लेके आना पड़ेगा। आई होप आप लोग समझ रहे हो धीरे धीरे इस चीज को। ठीक है, और नहीं समझोगे तो मैं तो समझाने के लिए हूँ ही सही, ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे डिस्कशंस आप लोगों के साथ करूंगा ही सही। ठीक है, पूर्वजा समझ में आया अभी आपको? यहाँ तक का पार्ट समझ में आया, टाइम पीरियड का ये एक्सप्रेशन कैसे निकाला? अब बस डेटा डालना है दोनों केस का, एक केस में सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन और एक केस में सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ है, so you put the data accordingly and then you should be able to get the answer.
ठीक है, ऑलराइट। एक और क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें कैलकुलेशन करनी रहेगी। ठीक है, इतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं है बट ट्राई कर सकते हो। आई डोंट माइंड यू यूजिंग इवन कैलकुलेटर फॉर दिस। हाँ बिल्कुल मंथन, कह सकते हो। is inversely proportional to frequency, काइनेटिक एनर्जी नहीं, फ्रीक्वेंसी। काइनेटिक एनर्जी में तो z स्क्वायर बाय n स्क्वायर था, दोनों स्क्वायर थे। यहाँ पे ये n क्यूब बाय z स्क्वायर है। क्या सोच रहे हो तुम भाई? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन टाइम पीरियड, है कि नहीं? बस v अपॉन 2 पाई आर। तो आप डेटा सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लो। क्लियर है? ये समझ में आया सबको? All right, let's look at the next result then. ठीक है, ये तो मैंने रेडियस और स्पीड और उनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराए हैं। ठीक है, एंड आई विल बी गिविंग मोर क्वेश्चंस एज पार्ट ऑफ होमवर्क फॉर यू टू ट्राई। ठीक है, अभी के लिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट रिजल्ट। ठीक है, व्हिच इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, which is energy of electron in the nth orbit, or it is also called as the energy of nth orbit.
ठीक है, कैसा रहेगा ये, इसका क्विक कैलकुलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ऑल्दो अगेन द रिजल्ट्स आर द मोर इम्पोर्टेंट वंस। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नाउ काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से आ रहा है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ मोशन, राइट, एंड टोटल एनर्जी किसकी वजह से आ रहा है यहाँ पर, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आ रहा है, potential energy is coming because of electrostatic force, right? अब आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखना जानते हो, दैट इट इज हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। बट अगेन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो आपको लिखना नहीं आता होगा, ठीक है। सो यहाँ पर आई एम हेल्पिंग यू विद दैट फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और नॉट सॉरी r स्क्वायर, k q1 q2 अपॉन r, ठीक है। r स्क्वायर तो फोर्स हो जाता है, ठीक है। ये आप सीखोगे अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में, आप बाद में सीखोगे, अभी आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू टीच यू दैट, ठीक है। ये आपको लेकर चलना पड़ेगा दैट ओके, दिस इज द फॉर्मूला दैट इज देयर फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ two charges q1 and q2 kept at a distance r from each other, ठीक है। नाउ अब इसमें आप नोटिस करना, जो v और r के रिजल्ट्स हम लोगों ने पहले निकाले थे उनको अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, ठीक है, आपको शायद याद नहीं रहे होंगे तो वो नोट्स में जाके देखने पड़ेंगे, जो बड़े बड़े से एक्सप्रेशन थे v के और r के, उनको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखने लग जाता है, ठीक है। मैंने एक ही साथ कर दिया यहाँ पर, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन दिखने लग जाता है, ठीक है, और ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन दिखने लग जाता है, ठीक है। कैन यू नोटिस दैट द टू एक्सप्रेशंस आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर, एंड इनको मैं ऐड अप कर दूंगा तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ऐसा दिखेगा। कैन यू सी हाउ दीज एक्सप्रेशंस आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर, एंड कैन यू नोटिस हाउ द रिलेशनशिप इन देम is written in this red bracket? समझ में आ रहे हैं? देख लो, पेन चला लो। ऑलरेडी समझ में आया? अब इसमें आप नोटिस करोगे ये 2 पाई m k e h इन सब की वैल्यू तो आती है, उनको सब्स्टिट्यूट कर दोगे
So you will get a simplified expression in the units of EV, electron volt. That is, total energy of electron in the nth orbit is minus 13.6 into z square by n square. ठीक है, ये समझ में आया? Yes, sir. Now, यहाँ पर notice करना that the negative sign is something which is quite important for you to understand. ठीक है, you might have a very fundamental question, sir, ये negative energy क्या होती है? ठीक है, so there is nothing like negative energy over here. It is just that आप notice करना जो kinetic energy होती है, ठीक है, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और हमेशा पॉजिटिव होती है. बट जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, दिस इज ऑलवेज अ रिलेटिव वैल्यू. दिस कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. जैसे आप लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक साइन कन्वेंशन असाइन कर सकते हैं, एक रेफरेंस साइट ले सकते हैं, उस रेफरेंस साइट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव बोल देंगे, नीचे को नेगेटिव बोल देंगे. सो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स जो होते हैं वो रिलेटिव होते हैं. तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो टर्म है वो नेगेटिव है, एंड इट इज सिग्निफाइंग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन. ये ऑपोजिट चार्जेस के बीच में जब भी रहता है, Q1 Q2 जब ऑपोजिट रहेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव आएगा. ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज क्या डिस्क्राइब करता है? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी डिस्क्राइब करता है अट्रैक्टिव फोर्स और अट्रैक्टिव एनर्जी बिटवीन द टू चार्जेस. ठीक है, तो अगर मुझे इन चार्जेस को सेपरेट करना रहा तो मुझे वो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पर ये टोटल एनर्जी में जो नेगेटिव साइन है दैट इज सिग्निफाइंग द अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, तो अगर मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हाइड्रोजन में, उसकी एनर्जी रहेगी माइनस 13.6 eV. एंड अगर उस इलेक्ट्रॉन को निकालना है एटम में से, निकालकर न्यूक्लियस से दूर रखना है, तो उसकी एनर्जी जीरो अप्रोच करेगी. तो कैन यू सी द चेंज इन एनर्जी? इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 0 माइनस 13.6, दैट इज प्लस 13.6. और ये प्लस साइन सिग्निफाई करता है कि हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, वर्क करना पड़ेगा, so as to overcome the attractive force and take the electron out of the atom. ठीक है, हाँ बोलो कुणाल, कुछ डाउट है तुम्हें? सर मुझे वो रेड कलर में लिखा हुआ है वो सर ऊपर वो नहीं समझा. नेगेटिव साइन सर वाला नहीं सर ये हाँ सर ये आप एक्सप्रेशन देखो ना यहाँ पर, ये कैसा है, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम ही है, जस्ट 2 और 4 का अंतर है. यस सर. कैसे आया वो? मैंने यहाँ पर v का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करा और यहाँ पर r का एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करा जो हमने इसके पहले निकाला था. ठीक है, वो मैंने यहाँ पे करके नहीं दिखाया, इसलिए आपको लग रहा होगा कि एकदम से कैसे आ गया. आप जब करोगे सर समझ गया. ठीक है, समझ गया. ये सारे एक्सप्रेशन इतने सिमिलर है कि यू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इन द फॉलोइंग मैनर. यस सर. All right. So now अब आप नोटिस करना, हाँ बोलो दर्शन. सर दैट लाइन रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है? मतलब ये मैं यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है ना, इसका सिग्निफिकेंस दिखाना चाह रहा था. रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये मैं और लिखता हूँ ऐसे गोला बना के, और इलेक्ट्रॉन इज फार फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. तब एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की? तो ये डिनोमिनेटर में जो n था वो इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा. लाइक इफ वी आर सेइंग दैट इलेक्ट्रॉन इज फार फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, the energy approaches 0. Yes sir. अच्छा, now based on these results, अब आप notice करना how the radius diagram and energy diagram of hydrogen atom looks like.
सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में हमने देखा दैट रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू n²/z। तो अगर पहले ऑर्बिट का रेडियस x है तो दूसरे का ऑर्बिट का रेडियस 4x होगा, तीसरे का 9x होगा, राइट। सो एज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, रेडियस तो इंक्रीज कर ही रहा है, ठीक है। ऑल्सो द गैप बिटवीन द सक्सेसिव ऑर्बिट्स, डिस्टेंस बिटवीन द सक्सेसिव ऑर्बिट्स, वो भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये लाइक 3x था, यहाँ पे 5x हो गया, आगे 7x हो जाएगा और बढ़ता जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स। जब मैं यही चीज एनर्जी के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो उसे हम एनर्जी डायग्राम कहते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस करना एनर्जी कैसा रहेगा, -13.6z²/n², राइट। तो यहाँ पे विद साइन अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप जैसे कंप्यूट करोगे, n = 1 का रहेगा -13.6 eV, n = 2 का -3.4, n = 3 का -1.5। ये जस्ट मैं n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इन द फॉर्मूला। सो यू कैन सी विद द साइन दैट एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ठीक है, एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। साइन के साथ देखा करो, as we move away from the nucleus, energy increases, right? So first orbit, or you can say lower orbit, has lower energy, higher orbit has higher energy, जो कि मैंने लास्ट क्लास में एज अ पोस्टुलेट भी बोला था आप लोगों को, अभी उसका डेरिवेशन भी है आपके सामने। एंड इफ यू लुक एट द एनर्जी गैप्स, दैट इज समथिंग आल्सो इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व हियर, दैट एनर्जी गैप्स बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है। यहाँ पर कैसा है, बिटवीन n = 1 और n = 2 जो एनर्जी गैप है वो अब कम हो गया है बिटवीन n = 2 एंड n = 3, एंड ये गैप और धीरे धीरे डिमिनिश होता जा रहा है, ठीक है। ये दोनों डायग्राम समझ में आ रहे हैं आपको, रेडियस एंड एनर्जी। ऑलराइट, वंडरफुल, ठीक है। लेट मी एक जस्ट, बार इक्वेशन दिखाओ हाँ बोलो। सर, ऊपर का इक्वेशन दिखाओ। ऊपर वाला ये यस सर, डन। क्वेश्चंस करा दो इसके ऊपर, ठीक है। लेट मी रिमूव द आंसर फर्स्ट, जस्ट गिव मी 1 मोमेंट। हाँ चलो ठीक है, अब आंसर निकालो, इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करो क्या आएगा।
ऑलराइट, सो काफी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है, बट करेक्ट आंसर कुछ ही स्टूडेंट्स ने दिया है। सोनिया, पूर्वी, उदय, सुशांत, विधि, मंथन, रेवांशी, भार्गव, वैदही, कुणाल, खुशी, मोनाल, इन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, अभी सानिका ने भी करेक्ट दे दिया। ठीक है, इसमें केयरलेस मिस्टेक होने का अगेन चांस है। सो जिन जिन स्टूडेंट्स का आंसर ऑप्शन ए नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, उन स्टूडेंट्स ने कुछ केयरलेस मिस्टेक करी है। मैं आपको एक और मौका दे रहा हूँ, खुद से आइडेंटिफाई कर सको तो कर लो दैट वेयर इज इट दैट यू मेड दैट मिस्टेक। ठीक है, एंड ठीक है, क्वेश्चन में एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चेंज दिया हुआ है और पोटेंशियल एनर्जी चेंज पूछा है, राइट? सो हाउ वुड यू गो अबाउट डूइंग दैट? ओके, सो देख लो किस तरीके से करना है। यहाँ पर आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनके बीच का रिलेशनशिप तो आता ही है, राइट? काइनेटिक एनर्जी इज, you can say, और potential energy is -2 times kinetic energy। ठीक है, राइट? ये जो रिजल्ट्स अपन ने ऊपर निकाले थे उनमें से आप ये डिसाइफर कर सकते हो that potential energy is -2 times of kinetic energy। तो अगर kinetic energy x है तो potential energy -2x है, then kinetic energy अगर x/4 है तो potential energy -x/2, right? kinetic energy तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना बाबा, kinetic energy तो हमेशा पॉजिटिव होगा। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी में नेगेटिव साइन है तो यस, इट इंप्लाइज अट्रैक्टिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी में अगर पॉजिटिव साइन होता तो इट वुड मीन रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, सो यहाँ पर गिवन द इनिशियल एंड द फाइनल, you get an understanding what will be the change is always final minus initial। ठीक है, ये कन्वेंशन नहीं भूलना है। फाइनल कितना है -x/2 और इनिशियल कितना था -2x। तो बेस्ड ऑन दिस नाउ यू गेट द करेक्ट आंसर एज 3x/2 प्लस 3x/2। समझ में आया? जिस इसका आंसर नहीं मैच करा, आर यू एबल टू सी वेयर इज इट दैट यू मेड द मिस्टेक?
ऑलराइट, चलो वंडरफुल, ठीक है। लेट्स सी, ये वाले क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो? ट्राई करोगे? तो इसके पीछे का थॉट प्रोसेस कैसा जा रहा है? हाँ, उदय आदित्य, आप दोनों का आंसर करेक्ट है। बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉन n=1 में प्रेजेंट रहेगा और उसको इजेक्ट करना है, और इन दोनों एनर्जी लेवल्स का एनर्जी कैलकुलेशन हमें पता है। So you would know how much energy is required, और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? थ्रू फोटोन। ठीक है, अब SI यूनिट्स में काम करना है तो SI यूनिट्स में कर सकते हो, या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट्स में काम करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट्स में काम कर सकते हो, जैसा आपकी इच्छा है। समझ में आया दर्शन? कहाँ गड़बड़ हुई? यस सर। कुणाल? यस सर। बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है कैसे करना था? चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करो। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ हर्ष, आपका पिछले वाले का करेक्ट आंसर, इस वाले का बताओ। स्क्रीन ब्लैक हो गई है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बाकी लोगों को दिख रही है। वापस से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। अभी ठीक है? बताओ इसका क्या रहेगा आंसर?
ऑल राइट, कुछ कुछ आंसर आ रहे हैं। हाँ, अभी खुशी ने और आशुतोष ने, उदय ने करेक्ट दिया है, आदित्य ने भी करेक्ट दिया है। बाकी लोगों ने थोड़ा थोड़ा गड़बड़ करा है। देखो क्या गड़बड़ हुआ है। n इक्वल टू 1 का एनर्जी लेवल आपको पता है -13.6 eV है। n इक्वल टू 2 का लेवल आप निकाल सकते हो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के फॉर्मूला से, है ना, इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आएगा -3.4 eV। तो अब आप एनर्जी गैप देखोगे कितना हो गया, 10.2 eV का, and this is should be equal to the energy of photon, that is 12400.99 angstrom। तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ अराउंड 1215 एंगस्ट्रॉम्स। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया। जिसका आंसर मैच नहीं करा, कहाँ पे क्या गड़बड़ हुई, समझ में आई। ठीक है, सब क्वेश्चंस रीट्राई करना आज के, जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, give me a moment, let me get some more notes। ऑल राइट, ठीक है। सो अब आपने बोर्स मॉडल के तीनों इंपॉर्टेंट आउटकम्स जो होते हैं, तीनों इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो होते हैं वो देख लिए। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। ठीक है, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का स्प्लिट देख लिया है कैसा है, एंड टोटल एनर्जी का भी कैलकुलेशन कर लिया है। एंड यू हैव प्रैक्टिस्ड क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू गेट हाउ दीज क्वेश्चंस आर सपोज्ड टू बी डन। ठीक है, इवन इफ इट इज सिंपल फॉर्मूला बेस्ड एप्लीकेशन, तब भी क्वेश्चंस की लैंग्वेज को कैसे समझ के केयरफुली आंसर करना होता है। ठीक है, अब आप नोटिस करना दैट इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा और ट्रिकी, थोड़ा सा और डिफिकल्ट बना दिया जाता है बाय इंट्रोड्यूसिंग सम टर्म्स। ठीक है, वो क्या टर्म्स रहेंगी, क्वेश्चंस में कैसे यूज होंगी, वो मैं एक एक करके आपके साथ अब डिस्कस करता हूँ। हाँ बोलो आशुतोष। सर ये जो फॉर्मूला है एनर्जी का -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ईवी, वो पोटेंशियल एनर्जी का है या टोटल एनर्जी का? टोटल टोटल टोटल। थैंक यू। ओके, सो अब यहाँ पर हम लोग ये टर्म्स देखते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए पहला टर्म देखो, ग्राउंड स्टेट। राइट, व्हाट डज ग्राउंड स्टेट मीन? सिंपली n इक्वल टू 1। ठीक है, जो लिटरल डेफिनेशन होगा ग्राउंड स्टेट का, इट विल बी द लोएस्ट एनर्जी स्टेट, ठीक है, एसोसिएटेड विद द ऑर्बिट। सो दैट विल बी n इक्वल टू 1। देन
नेक्स्ट आप नोटिस करना, ठीक है, यू हैव एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, व्हाट इज एक्साइटेड स्टेट? सो दिस इज energy levels other than the ground state, they are called as excited state. ठीक है, सो इस पे आप नोटिस करोगे एक नोमेनक्लेचर रहेगा, किस तरीके से नोमेनक्लेचर रहेगा, दैट ऑर्बिट n के करस्पॉन्डिंग एक्साइटेड स्टेट कैसा रहेगा? तो सेकेंड ऑर्बिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, जो nth ऑर्बिट होगा उसको हम बोलेंगे n-1th एक्साइटेड स्टेट, जो n+1th ऑर्बिट होगा उसको हम बोलेंगे nth एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, समझ में आया? व्हाट डज एक्साइटेड स्टेट मीन? Yes, sir. ओके, ठीक है, मे बी I can make you work on a question, but उस question में, ठीक है, ये वाला आप ट्राई करो, ठीक है, then let me know what would be the answer. क्या रहेगा, कैसा रहेगा बताओ? नहीं, ओके, मृणाल का एक क्वेश्चन है, सर इन हाइड्रोजन आयन जहां पर देयर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, then only one proton is present, what will be the ground state? So मृणाल, यहाँ पर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, जब हम एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट जो है वो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफाइन करी जा रही है, राइट? अभी अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर हम एनर्जी का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, because that is what we are dealing in Bohr's model and in this chapter, that energy level of electron around the nucleus. Of course न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, उनका भी कुछ एनर्जी होगा एंड उसका कैलकुलेशन भी होगा, बट नॉट एज पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है? दिस चैप्टर इजंट डीलिंग विद न्यूक्लियस, it is only dealing with electron around the nucleus, ठीक है? सो अब इसका आंसर कैसा रहेगा इस क्वेश्चन का, आप लोग नोटिस करो, यहाँ पर बोला जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी इज -6.8 eV, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज -6.8 eV, राइट? एंड इसका फॉर्मूला अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता है तो आप बोल सकते हो दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको याद रखना होगा फॉर्मूला, तो ये -3.4 eV हो गया, implies this is सेकेंड ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, n is equal to 2 है, that means it is the first excited state. ठीक है, तो किसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? In which excited state, क्वेश्चन में पूछा है, in which excited state is the electron present, तो आपका आंसर होगा A option, that is the first one. ठीक है, not the B option. B would be the orbit number. ठीक है, had the question asked in which orbit the electron is present, then you would have said that the answer is B option. समझ में आया कैसे थोड़ी और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा दी by introducing these terms? ओके, नेक्स्ट टर्म देखना, एक और टर्म होता है कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी. हाँ बोलो गार्गी. So after that minus 3.4 we have n is equals to 2. वो फॉर्मूला है ना. ओके, ये थोड़ा मैंने Minus 3.6 into that one formula. -13.6 into z. z तो हाइड्रोजन का 1 होता है, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, तो यहाँ से n2 आएगा ना. Okay sir. Thank you sir. ठीक है, नाउ अब आप नेक्स्ट नोटिस करो. ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल और बाइंडिंग एनर्जी. ठीक है, अब इनमें से एक्चुअली आयोनाइजेशन एनर्जी इज द टर्म व्हिच इज यूज्ड ऑफन. ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज एन ऑब्सोलीट टर्म. ठीक है, कहीं जगह फिर भी दिख जाएगा, बट इट मींस द सेम थिंग ओनली एज आयोनाइजेशन एनर्जी, राइट. एंड यू हैव बाइंडिंग एनर्जी आल्सो. ठीक है, अब ये कैसा है यहाँ पर आप नोटिस करो. इसका डेफिनेशन कैसा रहेगा? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to take the electron from ground state to out of the atom. That is what is called as ionization energy of the atom. ठीक है, so if I ask you what is the ionization energy of hydrogen atom, तो you can do a quick calculation. n equal to 1 से n equal to infinity इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, राइट. सो डेल्टा E कितना हो जाएगा? E फाइनल माइनस E इनिशियल. n equal to infinity पर तो एनर्जी 0 है और इनिशियल पे -13.6 थी, so you get the answer as 13.6 eV. That will be the ionization energy of हाइड्रोजन एटम. ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. All right. Now अब आप नेक्स्ट नोटिस करो. सर हाँ, सर ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सिर्फ मतलब केमिकल फॉर्म में ही दी जा सकती है या फिर किसी और फॉर्म में? मतलब केमिकल फॉर्म क्या हो गया? नहीं, केमिकल मतलब उसके पास दूसरा एटम लाकर उसे इसमें या फिर हीट वगैरह देकर भी? नहीं नहीं, आप so okay, when we are talking about this term ionization energy, so it talks about that how much energy is required to eject the electron out of the atom, right. अब ये एनर्जी आप बहुत सारे तरीके से प्रोवाइड कर सकते हो. You can provide it via heat, you can provide it via light, ठीक है, रेडिएशन फोटोन के थ्रू. ठीक है, you can provide it via collisions. ठीक है, एक एटम दूसरे एटम से कोलाइड कर रहा है तो उससे भी आयोनाइजेशन हो सकता है, राइट. तो ये कैसा है? मिनिमम एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड है टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द एटम. यस सर, थैंक यू सर. हाँ, अब जैसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग
लाइक निकिता ने और अभय ने पूछा है दैट इज इट इक्वल टू व्हाट वर्क फंक्शन इज, जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था. वेल इट इज एक्चुअली द सेम थिंग, बट क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी कि मेटल के एटम जो होते हैं उनमें तो एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसके लिए हम लोग बात कर रहे होते थे. यहाँ पर हम लोग क्या है अभी सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, बस इतना सा अंतर है. हाइड्रोजन एटम या He+ आयन ऐसे एटम के बारे में, ऐसे आयन के बारे में बात कर रहे हैं. बाकी यस, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वर्क फंक्शन कैन बी इंटरचेंजेबली यूज्ड. ठीक है. अच्छा, इसमें नोटिस करना समटाइम्स एक अलग तरीके से भी आयोनाइजेशन एनर्जी की लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है. ठीक है, वैसे कम चांस है कि ऐसा करा जाए. ठीक है, बिकॉज इट इजंट समथिंग व्हिच इज क्वाइट करेक्ट वे ऑफ टॉकिंग अबाउट इट. कई बार ऐसे लिख के दे देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ एन एटम और आयन. ठीक है, अगर ये वर्ड हटा दें, ठीक है, इफ आई रिमूव दिस थिंग, ठीक है, तो हमारा क्या डेफिनेशन था आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम या आयन का, that it is the minimum energy required to eject the electron from ground state to n equal to infinity. ठीक है, n equal to 1 से infinity लेके जाना है. But sometimes this ionization energy term is defined for say some particular state of the atom, some particular energy level of the atom. तो उस केस में इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, that it will be the energy required to take the electron from that atom to n equal to infinity. ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे यहाँ पे लिखेंगे. ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू टू कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेकंड ऑर्बिट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ Li2+ इज हाउ मच, निकाल के दिखाओ. ऑलराइट, सो क्या रहा रिजल्ट इसमें, n equal to 2 से n equal to infinity ले जाना है. n equal to 2 का एनर्जी लेवल कितना रहेगा, -13.6 into z²/2² एंड इंफिनिटी पर तो 0 है, राइट. सो 0 minus 13.6 into 9/4, that is around 30.6 eV. ठीक है, कुछ ही स्टूडेंट्स का आंसर सही आ पाया.
बाकी स्टूडेंट्स ने थोड़ा गड़बड़ किया है, ठीक है। सो आप फिगर आउट करो कहाँ पे गड़बड़ हुआ, एंड देन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इतना पार्ट समझ में आया आप लोगों को? यस सर। चलो Yes, ठीक है, तो फिर आज के लिए यहीं तक रखते हैं। मैं एक एक्साइटेशन एनर्जी टर्म भी कराना चाह रहा था, बट उसमें एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड आई एम श्योर कि आज आपने काफ़ी एक्सरसाइज कर ली है in terms of doing problem solving and understanding the entire Bohr's model and its calculation. So it is good enough for today, and based on this I can give you decent amount of homework to practice and ensure that you are able to apply these concepts accurately. ठीक है, अभी आप लोग एक्यूरेसी पे वर्क करना सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, बट आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं आ रही है। ठीक है, चलो, किसी को कुछ डाउट है? एनीथिंग एनीवन वांट्स टू आस्क? चलो ठीक है, देन इफ नॉट तो फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हाँ बोलो दर्शन, कौन सा कह रहे हो? रिमूवल ऑफ एटम वाला मतलब? सर वो अपने एनर्जी 13.6 बाय जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के नीचे वाला, ऊपर है सर। और ऊपर यस कहाँ पर? ये हाँ बोलो कुणाल। सर मुझे लास्ट लेक्चर में डाउट, मतलब हाँ बोलो। सर आप सर आपने कहा था हर एक एटम की मतलब जो एनर्जी लेवल है वहाँ पे एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है, हाँ मतलब फिक्स क्वांटिटी में होती है। तो सर किसी इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करना रहा या फिर एक्साइट करना रहा, तो फिर मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसको एक्साइट करने के लिए। अगर सर उतनी एनर्जी नहीं रही तो उसके कैरेक्टरिस्टिक पे कोई चेंज आता है क्या? मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही, मतलब वेलोसिटी बढ़ गई या नहीं फिर नहीं, वो कुछ और? फिर उस एनर्जी के यूनिट के साथ में इंटरैक्ट नहीं करता है। तो सर वो एनर्जी का क्या होता है? नहीं, वो एनर्जी को वो अब्सॉर्ब भी नहीं करेगा ना। ये वाला जो क्वेश्चन है ना आपका, इट्स अ गुड क्वेश्चन, एंड इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ में हैंडल करूंगा। ठीक है, इनफैक्ट इस पर आधे घंटे का डिस्कशन होगा अपना। ठीक है, तो या तो आप अभी होल्ड कर लो इस डाउट को, क्योंकि ये काफी कॉमन यस सर, और इम्पोर्टेंट डाउट है। ठीक है, तो मैं यस सर, बताऊंगा इस बारे में। we'll have a discussion in the next class. ओके सर, ठीक है, चलो। यस सर। Any other question? All right then, chalo, take care, bye bye guys.